Hi everyone, I hope all of you are doing well. Today we are going to continue the lecture series of stereochemistry. In previous lecture we have studied about we have started the conformation of molecule or conformational analysis of molecule, in which we have studied about the acyclic molecules conformation like ethane, propane, butane, and after that cyclic molecules where we have covered cyclopropane, cyclobutane and cyclopentane. But the most important part in conformational analysis for cyclic molecule is cyclohexane. So today we will continue that lecture, and for conformation of the cyclohexane we have two most conformations, that is chair form and boat form, which you have already studied. But why chair and boat form, why not other forms? So ये सब चीज़ें हम आज स्टार्ट करेंगे, एंड देन चेयर और बोट में कौन ज़्यादा स्टेबल है वो डिस्कस करेंगे। फिर उनमें भी चेयर में क्या क्या हमें डिफरेंट स्टेबिलिटी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, वो सब आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ कन्फर्मेशंस ड्रॉ की हैं, तो एक्चुअल में ये हमारे पास कन्फर्मेशंस हैं साइक्लोहेक्सेन की। कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है अगर उसे हम प्लेनर फॉर्म में देखें तो वो प्लेनर फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बट प्लेनर फॉर्म के अलावा भी इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कौन कौन सी फॉर्म है देखो ज़रा, पहले नाम लिखते हैं फिर उनकी एनर्जी की बात करेंगे। प्लेनर फॉर्म क्लियर होगी, ये है हमारे पास चेयर फॉर्म, ये है हमारे पास बोट फॉर्म, ये है हमारे पास ट्विस्टेड बोट फॉर्म, और ये है हमारे पास हाफ चेयर। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जिसमें हमारे पास जो चेयर फॉर्म होती है अगर इसकी एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी होती है ऑलमोस्ट ज़ीरो या आर्बिट्री ज़ीरो। जो हमारे पास बोट फॉर्म है उसकी एनर्जी होती है 6.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अभी तक हमने एनर्जी की बात सब जगह किलो कैलोरी पर मोल में ही करी है ना, तो यहाँ पे भी हम किस में बता रहे हैं इसकी एनर्जी को, किलो कैलोरी पर मोल में ही बता रहे हैं। और अगर ट्विस्टेड बोट की बात करूँ तो वो है 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। हाफ चेयर की एनर्जी होती है 10 किलो कैलोरी पर मोल, और प्लेनर की एनर्जी होती है मोर देन 20 किलो कैलोरी पर मोल, यानी 20 किलो कैलोरी पर मोल से भी ज़्यादा। अब ये सारी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, बिकॉज एनर्जी के बेसिस पे हमें स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है। तो अगर मैं सिर्फ इस एनर्जी के ऑर्डर को ही देखूं तो उस हिसाब से मेरे पास चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बट उसके बाद ट्विस्टेड बोट होनी चाहिए, देन बोट, देन हाफ चेयर, एंड देन लीस्ट स्टेबल प्लेनर फॉर्म होनी चाहिए। बट हम देखते क्या है कि हमें ये जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है या तो चेयर फॉर्म या तो बोट फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ट्विस्टेड बोट फॉर्म में एक और एक्स्ट्रा फैक्टर हमारे पास आ जाता है विच इज़ एंगल स्ट्रेन और रिंग स्ट्रेन। क्योंकि ट्विस्टेड बोट में ये जो हमने एनर्जी कैलकुलेशन करी है ये अभी हमने सिर्फ टॉर्शनल स्ट्रेन के बेसिस पे करी है, और इसमें हमें टॉर्शनल स्ट्रेन जितना मिल रहा था उस हिसाब से हमने एनर्जी की बात कर दी, कैलकुलेशन की बात कर दी। बट क्योंकि ट्विस्टेड बोट में एक और एक्स्ट्रा फैक्टर, ये ट्विस्ट हो चुकी है ना, तो उसकी वजह से एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ चुका है, या ओवरऑल बात करें तो इसमें रिंग स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, जो इस एनर्जी में अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है। इट मीन्स कि जब ओवरऑल बात होगी स्टेबिलिटी की तो बाकी एनर्जीज़ को भी साथ में मद्देनज़र रखते हुए ही होगी। तो उस हिसाब से हमें पता चलता है कि चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म बाकी फॉर्म से थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल होती है। दैट्स वाई साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल इन दोनों फॉर्म्स में रहना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे लिखी है ये टॉर्शनल स्ट्रेन के बेसिस पे हमने लिखी है। तो यहाँ क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन के अलावा भी फैक्टर्स रहेंगे, दैट्स वाई जो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट है वो क्या कहता है कि टू फॉर्म्स आर मोर स्टेबल, वन इज़ चेयर एंड अनदर वन इज़ बोट।
इन दो फॉर्म्स में ही सबसे ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। और इन दोनों में भी चेयर फॉर्म बोट से ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, और वो स्पेसिफिक रीज़न क्या है अब हम वही फर्दर डिस्कस करेंगे कि चेयर और बोट फॉर्म में ऐसा क्या हो रहा है जिससे चेयर फॉर्म, एक तो एनर्जी वाली बात तो हमें पता चल रही है, ठीक है, बट इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जो चेयर फॉर्म को बोट से ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। और वो क्या है कि जो हमारे पास ये बोट फॉर्म होती है, इस बोट फॉर्म में एक अलग टाइप की इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशंस के एटम्स के बीच में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और जब फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के हाइड्रोजन के बीच में एक इंटरेक्शन देखने को मिलती है तो इसे हम कहते हैं 1,4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन। बट ये जो 1,4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन है ये रिपल्सिव टाइप की इंटरेक्शन होती है। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो अट्रैक्ट कर रहे थे, अट्रैक्टिव काइंड ऑफ थी, बट ये अट्रैक्टिव नहीं है, ये रिपल्सिव है। रिपल्सिव से क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती है। सो क्योंकि स्पेस में ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन ऐसे पास में रहते हैं बोट फॉर्म में, तो जो फर्स्ट पोजीशन का हाइड्रोजन है और जो फोर्थ पोजीशन का हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फ्लैग पोल, यानी ये पोल्स हैं, उसके ऊपर फ्लैग है, तो वो फ्लैग जैसे हवा के झोंके की तरह एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। और अगर वो रिपेल करते हैं तो उससे सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज करती है, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहला फैक्टर तो आप एनर्जी का दे सकते हो, एनर्जी कैलकुलेशन का। दूसरा फैक्टर आप कह सकते हो कि बोट फॉर्म में 1,4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन होती है, बट जो चेयर फॉर्म है उसमें कोई फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसकी ये फर्स्ट पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है, तो फर्स्ट और फोर्थ का तो कोई लिंक ही नहीं है, एक ईस्ट तो दूसरी वेस्ट, ठीक है। दैट्स वाई ये हो गया हमारे पास सेकेंड रीज़न कि अगेन चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है रैदर देन बोट। उसके बाद अगर मैं इसकी कन्फर्मेशन ड्रॉ करूँ न्यूमैन में तो वो कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, अगर आप इतने पार्ट को देखो तो ये पार्ट भी स्टैगर्ड दिखता है, अगर सिर्फ इतने पार्ट को देखो तो ये भी स्टैगर्ड दिखता है। यानी जब इसकी हम ये कन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि साइक्लिक जो फॉर्म है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, इसमें दो स्टैगर्ड टाइप फॉर्म्स हमें देखने को मिल रही हैं। और हमें पता है स्टैगर्ड फॉर्म तो वैसे स्टेबल होती है, बट जब हम इसकी ड्रॉ करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन तो इसमें हमें किस टाइप की मिलती है, इसमें हमें एक्लिप्स्ड टाइप की मिलती है। यही तो डिफरेंस है मेन, कि जब हम इसकी साइक्लिक फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन में शो करते हैं तो दोनों हमें स्टैगर्ड फॉर्म में मिलते हैं, जो दोनों पार्ट्स है ना। बट यहाँ क्या होता है कि दोनों ही हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। दैट्स वाई हमने पहले ही पढ़ा है कि एक्लिप्स्ड फॉर्म में तो टोर्शनल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, और जब एक्लिप्स्ड फॉर्म में टोर्शनल स्ट्रेन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, है ना, 3 आपके पास यहाँ भी हो गए फ्रंट पे 1 2 3 2 3, यहाँ पे भी आपके पास तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हमारे पास दो एक्लिप्स्ड टाइप की कन्फर्मेशंस रहेंगी तो टोर्शनल स्ट्रेन हमारे पास अपने आप बढ़ेगा, और जब टोर्शनल स्ट्रेन बढ़ेगा तो उससे एनर्जी की इंक्रीज़ होगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ रीजंस और भी होते हैं एनर्जी के अलावा जो चेयर और बोट फॉर्म में ये कंपैरिजन क्रिएट कर पाते हैं कि वाई चेयर फॉर्म इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म
फॉर साइक्लोहेक्सेन देन बोट और देन अदर्स। तो बाकी तो हमारे पास एनर्जी कैलकुलेशन पे हमने बाहर कर दी थी कि जब इतनी हायर एनर्जी रहेगी तो वो मॉलिक्यूल उस फॉर्म में एग्जिस्ट करना प्रेफर नहीं करेगा। सो ओवरऑल रिजल्ट्स के बाद दो फॉर्म्स हमें मिली थी, एक चेयर फॉर्म, एक बोट फॉर्म, जो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं साइक्लोहेक्सेन के लिए। बट इसमें भी चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट आर्बिट्री ज़ीरो, कोई फ्लैग पोल इंटरेक्शन नहीं। एज वेल जब इसको हम न्यूमैन में भी ड्रॉ करते हैं तब हमें पता चलता है कि किसी टाइप का टोर्शनल स्ट्रेन नहीं होता, दोनों ही स्टैगर टाइप की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, दैट्स वाई द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन is considered as more stable than the boat form. ठीक है, so these are the reasons behind the more stability of chair form. So next अब हम जो बात करेंगे, अब हम completely chair form की ही करेंगे कि चेयर फॉर्म में हमें क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के लिए अब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर कोई फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन के लिए तो वो चेयर फॉर्म है। ठीक है, अब इस चेयर फॉर्म में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड डिस्कशन। इसमें आपके पास ये जो मैं कार्बन यहाँ डार्क कर रही हूँ डॉट के साथ, ठीक है, ये डॉट डार्क वाले, ठीक है, ये हैं आपके पास एलिवेटेड कार्बन्स, और जो विदाउट या फिर जो हमने डार्क नहीं किए हैं, सिर्फ सर्कल किए हैं, वो है हमारे पास डिप्रेस्ड कार्बन। तो कोई भी चेयर फॉर्म रहेगी, उस चेयर फॉर्म में हमारे पास 6 कार्बन में से 3 कार्बन एलिवेटेड होते हैं, 3 कार्बन डिप्रेस्ड होते हैं। हर एक कार्बन के पास 2 पोजीशंस रहती हैं। ठीक है, जैसे ये H है, ये H एग्जैक्टली। तो अगर हमारे पास हर कार्बन के पास 2 पोजीशंस पोजीशंस हैं सब्स्टिट्यूएंट को रखने के लिए, तो वो हर कार्बन पे हमारे पास कुछ ऐसे रहेंगी। अभी मैं सिर्फ एक ही पोजीशन पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, ये सारी इस वक्त हमारे पास हैं एक्सियल पोजीशंस, इन्हें हम कहते हैं एक्सियल पोजीशंस। ठीक है, और एक्सियल पोजीशंस जो हैं इनमें भी 3 अप एक्सियल होते हैं और 3 डाउन एक्सियल होते हैं। कैसे पता चल रहा है? जो आपके पास डाउन वाले हैं वो हम स्क्वायर में शो करेंगे, और जो हमारे पास अप वाले हैं उनको हम सर्कल में शो करेंगे। तो आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रहेगा कि 3 अप 3 डाउन, और हमेशा ये हमारे पास कैसे चलते हैं, ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट रिलेशन के साथ। इस कार्बन पे अप एक्सियल, तो अगले कार्बन का एक्सियल होगा डाउन, उसके आगे वाले कार्बन का एक्सियल अप, तो आगे वाले कार्बन का एक्सियल होगा डाउन, फिर उसके आगे वाले कार्बन का एक्सियल अप, तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे एक्सियल होगा डाउन। सिमिलरली जो दूसरी पोजीशन है उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल, उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, सो इक्वेटोरियल पोजीशन भी बिल्कुल वैसे ही 6 आपके पास प्रेजेंट होंगी 6 कार्बन पे। इसका इक्वेटोरियल डाउन तो इसका इक्वेटोरियल अप, इसका इक्वेटोरियल डाउन तो इसका इक्वेटोरियल अप, इसका इक्वेटोरियल डाउन तो इसका इक्वेटोरियल अप। इट मीन्स यहाँ पे भी सेम वैसे ही मिलेगा हमें 3 अप इक्वेटोरियल एंड 3 डाउन इक्वेटोरियल। अब ये चीज़ तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होती है, एंड अगेन ये भी हमारे पास ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव रिलेशन के साथ ही चलता है, बट जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इनकी पोजीशंस के लिए कि हम लेफ़्ट दिखाएं या राइट दिखाएं, उसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जिससे आपको इक्वेटोरियल वाली पोजीशंस के लिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक्सियल वाली पोजीशंस को सब याद कर लेते हैं, इक्वेटोरियल बाकी सब जगह भी याद हो जाती हैं, बट जब इन पोजीशंस पे बात आती है तब दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि हम इन
इक्वेटोरियल को लेफ्ट रखे या राइट रखे। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशंस की बात आएगी इन सेंटर्स पे, तो अगर एक तरफ W अल्फ़ाबेट बन रहा है, अगर एक तरफ W अल्फ़ाबेट बन रहा है तो दूसरी तरफ M बनना चाहिए, तो दूसरी तरफ M बनना चाहिए। दैट्स इट फॉर इक्वेटोरियल पोजीशंस। इस तरफ M अल्फ़ाबेट तो इस तरफ W अल्फ़ाबेट, बस कभी भी नहीं भूलेगा। बस इस बात को याद रखना कि इक्वेटोरियल पोजीशंस को अगर कंफ्यूजन रहता है कि लेफ्ट राइट कहाँ रखना है, तो बस ऐसे याद रखने लगा कि कभी भी चेयर फॉर्म बना रहे हो, अगर एक तरफ M बन रहा है तो दूसरी तरफ W बनना चाहिए, अगर एक तरफ W बन रहा है तो दूसरी तरफ M बनना चाहिए फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक हो गया, कन्फ्यूज़न क्लियर। तो अब हमारे पास चेयर फॉर्म का हमें धीरे धीरे सब पता चल रहा है कि उसमें क्या क्या होता है। 3 एलिवेटेड कार्बन, 3 डिप्रेस्ड कार्बन, 6 एक्सियल, 6 इक्वेटोरियल। 6 एक्सियल में 3 अप 3 डाउन, इक्वेटोरियल में भी 3 अप 3 डाउन। ठीक है, और बाकी इक्वेटोरियल की पोजीशंस को हम कुछ ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी इसके स्ट्रक्चर की। अब अगर मैं बात करूँ चेयर फॉर्म में सिस ट्रांस की, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे एक बात करी थी कि मोनोसाइक्लिक हो तब क्या करते हैं, बाईसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड हो तब क्या करते हैं, बताया था ये, है ना। तो यहाँ पे भी बस वही हमें फॉलो करना है कि अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है अप और यहाँ पे भी अप, एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं देखना है आपको, सिर्फ अप और अप है तो उसे आप कहेंगे सिस। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है एक अप और दूसरा डाउन, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 कैसा भी रिलेशन हो सकता है। अभी जिसमें 1 2 की एग्जांपल दे रही हूँ, तो एक अप और दूसरा आपके पास क्या है, डाउन, तो ये होगा एक अप और एक डाउन ट्रांस। या फिर जैसे अप का सिस था वैसे ही अगर डाउन है दोनों ही ग्रुप्स, एक भी डाउन दूसरा भी डाउन, तब भी आपके पास वो डाउन डाउन वाला क्या कहलाएगा, सिस। और जैसे आपके पास यहाँ हमने बात करी कि ये अप ये डाउन, या फिर ये डाउन और ये अप होता, ये डाउन और ये अप होता, तब भी हमारे पास ये दोनों आपस में क्या होते, ट्रांस होते। यानी इसे मैं ट्रांस आइसोमर कहती है। तो मेरे पास ये सारा अगर मैं प्लेनर फॉर्म में देखूं तो ये मॉलिक्यूल है, 1 पे भी मिथाइल और 2 पे भी मिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर देखो तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, बट इसकी ये अलग अलग कन्फॉर्मेशंस है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो ये सिस फॉर्म है, ऐसे भी सिस फॉर्म है, ऐसे ट्रांस है, ऐसे ट्रांस है। तो जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम स्टीरियो के बेसिस पे, जहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, और सब्स्टिट्यूशन क्या था, हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप रखा है, उनकी स्टीरियो से ही पता चलता है। दोनों अप होंगे तो सिस, दोनों डाउन होंगे तो सिस, एक अप दूसरा डाउन होगा तभी ट्रांस। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे फिर से फटाफट रिपीट कर दी है कि चेयर फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन में कभी आ जाए कि जी लिखो ट्रांस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, बस दोनों की स्टीरियो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, अपोजिट। अब एक और फैक्टर हमारे पास चेयर फॉर्म में देखने को मिलता है, बहुत जगह सुनने को मिलता है, एंड वो फैक्टर है रिंग फ्लिपिंग। क्या है वो फैक्टर, रिंग फ्लिपिंग, सुना होगा आपने। ठीक है, कि ये जो चेयर फॉर्म है ये दूसरी चेयर फॉर्म में फ्लिप हो जाती है, इसे रिंग फ्लिपिंग कहते हैं। एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में भी फ्लिप हो सकती है। यानी जैसे आपके पास ये चेयर फॉर्म ऐसे दी है, तो इसी की एक और फॉर्म हमारे पास इक्विलिब्रियम में कौन सी बन सकती है, ऐसे। दिस इज ऑल्सो चेयर फॉर्म, बट दोनों चेयर फॉर्म अलग है, ये फ्लिप होके इसमें जाएगी, ये फ्लिप होके इसमें आएगी। ठीक है, तो डिफरेंसेस हमारे पास क्या आते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल था,
तो जब रिंग फ्लिपिंग होगी तो वो मिथाइल यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो रिंग फ्लिपिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस मिलते हैं देखने को, वो देखो। अगर आपके पास कोई कार्बन है एलिवेटेड तो वो डिप्रेस्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कोई है डिप्रेस्ड तो वो एलिवेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा चेंज क्या आता है, अगर आपके पास है कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल तो वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कोई है इक्वेटोरियल तो वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज़ कन्वर्ट नहीं होती है, वो है अप एंड डाउन पोजीशन। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अप है तो वो अप ही रहेगा, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट डाउन है तो वो डाउन ही रहेगा। यहाँ कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, बट इन दोनों में चेंज देखने को मिलता है। तो 3 बातों का ध्यान आपने रखना है कि जब भी रिंग फ्लिपिंग करवाओगे, आप किसी भी एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो आपके पास कार्बन इस फॉर्म में एलिवेटेड था वो फ्लिपिंग के बाद वो कार्बन क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड। बात का ध्यान, सिर्फ एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसे क्लॉकवाइज लेके जा रहे हो तो सारे एटम क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हो तो सारे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कार्बन, अभी मैं क्लॉकवाइज शो करने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो कार्बन मेरे पास यहाँ पे एलिवेटेड की फॉर्म में था, जब इसको मैं क्लॉकवाइज ऐसे फ्लिप करा रही हूँ इस पोजीशन पे, तो ये मेरे पास अब क्या हो चुका है, डिप्रेस्ड। दूसरी बात कर लेते हैं, ये मिथाइल यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे था, एक्सियल। यहाँ ये कौन सी पोजीशन आ चुकी है अब इसकी, इक्वेटोरियल, ठीक है। देखो इस फॉर्म में भी बिल्कुल वैसे ही होता है, आपके पास एक तरफ M तो दूसरी तरफ W, ऐसे जाएंगे यहाँ पे इक्वेटोरियल वाले, एक तरफ M तो दूसरी तरफ W, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये तो समझ आ ही रहा है आपको, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, यहाँ पे ये एक्सियल, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। सो अब ये सेकेंड बात भी क्लियर हो गई कि एक्सियल से इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है। तीसरी बात थी कि अगर अप है तो अप ही रहता है, डाउन है तो डाउन ही रहता है। तो यस, देखो यहाँ पे एक्सियल तो था, बट एक्सियल कैसा था, अप। यहाँ एक्सियल से इक्वेटोरियल तो हुआ, बट अभी भी ये कैसा है, अप। तो बस इन 3 खास बात का ध्यान रखना है आपने जब भी रिंग फ्लिपिंग होगी। एक्सियल विल कन्वर्ट इनटू इक्वेटोरियल, एलिवेटेड कार्बन इनटू डिप्रेस्ड, बट अप सब्स्टिट्यूएंट विल बी अप, डाउन विल बी डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हम करवाते हैं रिंग फ्लिपिंग। तो रिंग फ्लिपिंग की अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो बस ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है, ध्यान में रखनी है। आपको एक छोटा सा टास्क देते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल की रिंग फ्लिपिंग करवानी है आपने, ठीक है। तो मैं वही कह रही थी कि अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो सारे क्लॉकवाइज ही चलने चाहिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलने चाहिए, ठीक है। यानी ये 1-3 है, ये 1-4 है, ये 1-2 है, तो वो रिलेशन मेंटेन्ड भी रहना चाहिए रिंग फ्लिपिंग में, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिएगा सारी बातों को ध्यान रखते हुए, नहीं होगा फिर हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो ज़रूर आप क्लियर कर लेना मुझसे। ऑल राइट, अब आते हैं इसके उस पार्ट पे जिसमें से क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसे हमें एक्सियल पोजीशन पे रखना चाहिए या इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहिए, और कौन सी पोजीशन पे रखने से स्टेबिलिटी मिलती है और क्यों मिलती है, ये सब फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिकॉज हम यहाँ पे कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना, तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस में यही सब तो हमें डिस्कस करना है कि कौन सी कन्फर्मेशन स्टेबल और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या है, एक एटम है कोई, जैसे सपोज ये मिथाइल है, तो जहां मर्जी आती है वहां रखो, क्या दिक्कत है, मैंने यहां भी रख दिया, ठीक है। या मेरे पास एक ऑप्शन और है,
पोजीशन तो चलो मैं कोई भी चूज कर लूँ, बट एक ऑप्शन जो थोड़ा लॉजिकली बनता है वो ये है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो चाहे आप उसे एक्सिल पे रखो, चाहे आप उसे किसी भी पोजीशन के इक्वेटोरियल पे रखो, यही ऑप्शन बनता है। बट देखा क्या गया कि जो एक्सिल वाला है ये लेस स्टेबल है और जो इक्वेटोरियल वाला है ये ज़्यादा स्टेबल है। अब कुछ तो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो क्या है कि जब हमारे पास एक्सिल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो जो उसकी थर्ड पोजीशन 1 2 3 2 डैश 3 डैश किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लो, है ना। यहाँ से नंबरिंग करोगे तो इसके लिए ये 3 है, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो इसके लिए ये 3 है। अब जब भी फर्स्ट एक किसी भी एक्सिल पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसकी थर्ड पोजीशन वाले हाइड्रोजन को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक तो यहाँ पे था हाइड्रोजन वो उसको सेम प्लेन पे बर्दाश्त कर रहा था। सेम प्लेन मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर ये एलिवेटेड कार्बन है तो ये भी एलिवेटेड है, ये भी एलिवेटेड है, सब एलिवेटेड का प्लेन सेम, सब डिप्रेस्ड का आपस में प्लेन सेम। तो जितने भी एलिवेटेड कार्बन्स हैं जब तक वहाँ हाइड्रोजन थे सब एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसे ही तुमने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह मिथाइल रखा, इनको दिक्कत होना शुरू हो गई। और इनकी दिक्कत क्या थी कि इन्हें रिपल्शन फील हो रही है, इन्हें रिपल्शन फील हो रही है इस बल्की ग्रुप से, मिथाइल से। इनके लिए तो बल्की है और अगर इसकी वजह से इन्हें रिपल्शन फील हो रही है तो इसे एक नाम दिया गया और वो नाम था 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। 1,3 इसलिए क्योंकि ये खुद फर्स्ट है तो ये इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे है। डाईएक्सियल क्यों? क्योंकि इसे ये भी एक्सिल पे मिल रहा है और दूसरी तरफ ये भी एक्सिल पे मिल रहा है, तो डाईएक्सियल। और ये जो 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन है इट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी, इट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन, या कह सकते हो इट इंक्रीजेज द एनर्जी, इट इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ सिस्टम या एनर्जी ऑफ कन्फर्मेशन। एक ही बात है, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। यानी ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आता है और आपको वो कन्फर्मेशन में ड्रॉ करना है देन यू विल चूज इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, यू विल चूज इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। और ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में हमें कोई भी नो डाईएक्सियल और डाई इक्वेटोरियल इंटरेक्शन, एक इक्वेटोरियल का दूसरे इक्वेटोरियल के साथ कोई लिंक नहीं होता है स्पेस में। तो एक इक्वेटोरियल को दूसरे इक्वेटोरियल के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, जैसे यहाँ एक एक्सिल को बाकी एक्सिल से हो रही थी। इट मीन्स जब ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम ही रहेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब एक्सिल पे, किसी भी एक्सिल पोजीशन की बात कर रही हूँ, किसी भी एक्सिल पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसकी थर्ड पोजीशन वाली जो हाइड्रोजन होते हैं या थर्ड पोजीशन जहाँ पे एक्सिल पार्ट होता है, वैसे तो एक्सिल हर किसी पे होगा लेकिन थर्ड ही क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि इनका प्लेन सेम है, ये खुद एलिवेटेड कार्बन है तो ये भी एलिवेटेड है, तो उस वजह से वो एक प्लेन पे आ जाते हैं और फिर रिपल्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। और इस तरीके के इंटरेक्शन को हम कहते हैं 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। दैट्स वाई यहाँ पे हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है दैट सब्स्टिट्यूएंट्स शुड प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर स्टेबल कन्फर्मेशन। यानी क्या बात हमें पता चली कि अगर कोई साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल में कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना ज़्यादा स्टेबल माना जाता है देन एक्सिल पोजीशन, क्योंकि एक्सिल पोजीशन पे देखने को मिलती है 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन जिससे स्टेबिलिटी होती है कम। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे अब पता चल चुकी है और अब इस बात को हम सब जगह ध्यान में रखेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम सब्स्टिट्यूएंट्स को इक्वेटोरियल पे ही रखेंगे, एक्सियल पे रखना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उससे एनर्जी बढ़ती है। आगे बात समझ। अब इस चीज़ को हम डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी लेके जाएंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करी है।
तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में साथ में दूसरी बात ये भी होती है कि अगर आपको सपोज स्टीरियो दे दी, स्टीरियो का मतलब है कि जैसे अभी तो मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था कि मिथाइल अप है या डाउन, बट वो कर सकते हैं, कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी प्रेजेंट है उसकी स्टीरियो भी दे दी। तो जब कन्फर्मेशन हम ड्रॉ करते हैं तो हम इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि हमारे पास वो स्टीरियो भी मेंटेन रहे, यानी आपके पास अब इक्वेटोरियल तो चूज़ करना ही है, साथ में इक्वेटोरियल कौन सा होना चाहिए, अप। ये इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ऐसा नहीं है और फॉर्म्स नहीं बनेंगी, बनेंगी बहुत सारी जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन हमें सिर्फ फोकस मोस्ट स्टेबल पे करना है। वैसे ही इसके लिए भी हमें इक्वेटोरियल पोजीशन ढूंढनी है, तो कोई भी इक्वेटोरियल पोजीशन ढूंढ लो जो डाउन पे हो, ठीक है। तो इक्वेटोरियल भी है साथ में डाउन भी है, तो ये इसकी मोस्ट स्टेबल है। बनने को तो और भी बन सकती है, लेकिन हमें वही बनानी है जिसमें स्टीरियो भी जस्टिफाई हो, अप तो अप, डाउन तो डाउन, और साथ में इक्वेटोरियल पोजीशन भी हो, ठीक है। वही मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो चलो बात होगी चाहे विद स्टीरियो दी है या विदाउट स्टीरियो दी है, बट मेन अब हमें जो देखना है वो देखने हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में दो टाइप्स आते हैं हमारे पास, होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड हेट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड हेट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड, होमो में दोनों ग्रुप्स सेम होंगे और हेट्रो में दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। तो पहले हम होमो वाला पार्ट करते हैं। अब होमो में क्या चांसेस है कि जैसे सपोज दोनों मिथाइल है तो 1-1 हो, 1-1 मतलब सेम कार्बन पे, या दोनों सेम जो है वो 1-2 पोजीशन पे हो, या पॉसिबिलिटी है 1-3 पोजीशंस पे हो, या पॉसिबिलिटी है कि 1-4 पोजीशन पे हो, ठीक है। 1-1, 1-2, 1-3 या 1-4 ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। अब इसके लिए अगर मुझे स्टेबल कन्फर्मेशन बनानी है तो वो मेरी ऐसे ही बनेगी, एक पे एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, इसके अलावा और कोई स्टेबल कन्फर्मेशन नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आप एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल रखना चाहते हो ना, तो आप कोई भी कार्बन उठा के देख लो, अगर एक को वो इक्वेटोरियल रखता है तो दूसरा जो है वो एक्सियल जाएगा ही जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बनता है जिसमें आप एक ही कार्बन पे दोनों को इक्वेटोरियल कर सको, नहीं बनता ना। एक ही कार्बन पे दोनों को क्या कर सको, इक्वेटोरियल कर सको। दैट्स वाई इसकी जो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसकी अगर सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन देखनी है तो वो यही बनेगी जिसमें एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल। 1-2 पे पूरी चॉइस है, अभी स्टीरियो नहीं दिया ना इसलिए पूरी चॉइस है हमारे पास। ये 1 पे हमने यहाँ रख दिया और 2 पे यहाँ पे रख दिया, मोस्ट स्टेबल होगी। ये भी इक्वेटोरियल ये भी इक्वेटोरियल, क्योंकि हमें अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई बंदिश नहीं है कि हाँ अप ही रखना है डाउन ही रखना है, वो होता है तब दिक्कत हो जाती है तब, बट यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं था इसलिए हमने दोनों को इक्वेटोरियल रख दिया। एग्जैक्टली 1-3 में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट पे इक्वेटोरियल, फिर थर्ड पे भी मैंने इक्वेटोरियल चूज़ कर लिया। 1-4 पे भी सेम वैसे ही, 1 पे भी इक्वेटोरियल 4 पे भी इक्वेटोरियल, यानी अब हम सिर्फ उसी बात को मद्देनज़र रख रहे हैं कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने चाहिए। तो 1-2 पे 1-3 पे 1-4 पे पॉसिबल है, बट 1-1 पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो या एक ग्रुप जो है वो एक्सियल जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इससे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर इसी में हम स्टीरियो की बात कर दें फिर थोड़ी सी बंदिश आ जाती है। और वो स्टीरियो की बात कैसे हमारे पास, जैसे सपोज़ आपको यहाँ पे देखो 1-1 का तो फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे भी है एक अप एक डाउन ऐसे ही होगा हमेशा। बट यहाँ पे सपोज़ ये दिया था आपको अप और ये भी दिया है अप, तो अब मुझे बताओ क्या बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे 2 इक्वेटोरियल अप मिलते हैं कभी भी?
ऐसे नहीं होता ना, अगर एक का इक्वेटोरियल अप है तो दूसरे का इक्वेटोरियल बिल्कुल ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, डाउन। इट मीन्स यहाँ अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से बाउंड है, यानी एक मिथाइल हमें अप करना ही पड़ेगा। अगर 1-2 पोजीशन पे सिस चाहिए तो एक को तो इक्वेटोरियल भेज सकते हैं, बट दूसरे को सेकेंड पोजीशन पे इक्वेटोरियल नहीं भेज सकते अगर स्टीरियो अप दी है तो। इट मीन्स इसके अलावा और कोई भी हमारे पास स्टेबल कन्फर्मेशन नहीं बन सकती। 1-2 पे अप करना है तो एक ही इक्वेटोरियल जाएगा, एक एक्सियल रखना पड़ेगा। बट अगर ऐसा होता कि एक अप और एक डाउन, फिर दिक्कत नहीं थी, फिर बड़ी आसानी से बन जाता। एक आपके पास अप और दूसरा डाउन, फिर तो ये बहुत ही स्टेबल फॉर्म बन जाती। बट ये इसी केस में यहाँ नहीं बन सकती, यहाँ यही वाली फॉर्म इसकी स्टेबल है, क्योंकि हमें स्टीरियो को भी जस्टिफाई करना है। एग्जैक्टली यहाँ पे सपोज आपके पास होता अप और यहाँ पे भी होता अप, तब हमारे पास जैसे ये था अप तो इसकी थर्ड पोजीशन पे ये अप, बहुत बढ़िया। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे दोनों ही हमें क्या मिल गए, इक्वेटोरियल। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए, जब दोनों ही फर्स्ट और थर्ड पे अप भी हैं और इक्वेटोरियल भी हैं, इट मीन्स इट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। यहाँ पे सपोज आपको ये दिया है अप और ये दिया है डाउन, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया अप और यहाँ पे डाउन, ये भी बहुत अच्छा हो गया। इसमें आपके पास अप और डाउन स्टीरियो भी जस्टिफाई होगी एज वेल। अप में ये भी इक्वेटोरियल है और डाउन में ये भी इक्वेटोरियल है एज वेल। 1-4 रिलेशन में थे तो 1-4 रिलेशन में भी हैं। तो सारी बातों का ध्यान रखना है, डिस्टेंस का भी, स्टीरियो का भी, एज वेल स्टेबिलिटी का भी। स्टेबिलिटी के लिए हम यही ध्यान में रखते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे सारे सब्स्टिट्यूएंट जाएं। अगर जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब स्टीरियो को तो चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो स्टीरियो दी है उसी को जस्टिफाई करते हुए इक्वेटोरियल पोजीशन दिलवानी है, ठीक है। ऑल राइट, सो अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या था, हेट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। सो हेट्रो में दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे सपोज आपके पास, पहले हम वही बात करते हैं, एक है इथाइल एक है मिथाइल, 1-1 पे आ गया। देन 1-2 पोजीशन पे, देन 1-3 पे, एक पे इथाइल एक पे मिथाइल। एंड देन 1-4 पे, एक पे इथाइल और एक पे मिथाइल, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया। तो जो 1-1 है उसमें हमने क्या ध्यान देना है कि दो फॉर्म्स बन सकती है, कि इथाइल को रख दूँ एक्सियल और मिथाइल को इक्वेटोरियल, या फिर दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि मिथाइल को रखूँ एक्सियल और इथाइल को इक्वेटोरियल। तो जो यहाँ पे प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस दी जाएगी बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे। सो इट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म, यानी जब आपके पास ये चेक करना है, जैसे 1-1 पोजीशन पे पता है एक ने एक्सियल जाना ही जाना है, तो हम एक्सियल पे उस ग्रुप को भेजते हैं जिसका साइज छोटा होता है, ताकि स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट तो हो या 1-3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिले तो सही, बट कम मिले, ठीक है। दैट्स वाई जो हमारे पास स्मॉल साइज्ड ग्रुप होगा, स्मॉल साइज्ड ग्रुप वो जाएगा इक्वेटोरियल पे, सॉरी वो जाएगा एक्सियल पे, और जो हमारे पास लार्ज साइज्ड होगा उसको हम भेजेंगे इक्वेटोरियल पे। तो 1-1 हेट्रोडाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो ग्रुप जाए जिसका साइज़ बड़ा है, जो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, उसको गलती से भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। देन सेकेंड केस में हमारे पास, अब 1-2 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी हमें स्टीरियो नहीं दी है तो फ्री हो आप। फर्स्ट में भी मैंने इथाइल को इक्वेटोरियल कर दिया, मिथाइल को भी इक्वेटोरियल कर दिया। देन 1-3 पे भी फर्स्ट पे इथाइल को भी इक्वेटोरियल कर दिया, 3 पे मिथाइल को भी इक्वेटोरियल कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने
यहाँ पे इथाइल को भी इक्वेटोरियल कर दिया और फोर्थ पे मिथाइल को भी इक्वेटोरियल कर दिया। तो जब तक तो स्टीरियो नहीं दिया तब तक तो कोई इशू नहीं होता है, आराम से 1 2 1 3 1 4 में सबको इक्वेटोरियल पे रख दो। बस 1 1 के लिए सोचना है, तो 1 1 के लिए आपने बस इस बात को सोचना है या ध्यान में रखना है कि जो ज़्यादा बल्कि होगा या लार्ज साइज्ड ग्रुप होगा उसी को इक्वेटोरियल पोजीशन दिलवानी है, ताकि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो और सिस्टम की एनर्जी कम इंक्रीज करे और स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत बनी रहे। ठीक है, तो बिना स्टीरियो के तो हमें समझ आ रहा है, बट जब बात होगी स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ तब हमें क्या क्या देखना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेम वही कंसेप्ट रहेगा जो आपने अभी पढ़ा था लास्ट में कि स्टीरियो केमिस्ट्री जस्टिफाई भी हो जाए एज वेल मोस्ट जो आपके पास ग्रुप्स हैं उनको इक्वेटोरियल पोजीशन भी मिल जाए। ठीक है, ऐसे मैंने 4 एग्जाम्पल्स, रैंडम एग्जाम्पल्स ले लिए हेट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड के 1 1 1 2 1 3 1 4 सब के लिए, और कुछ स्टीरियो भी फिक्स करके दे दी। तो देखो यहाँ पे तो हमें पता है एक अप एक डाउन, तो बस वही बात है कि यहाँ पे हम मिथाइल को अप और इथाइल को डाउन देंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे डाउन के साथ साथ वो इक्वेटोरियल भी होगा। तो जो बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी जाए और उसकी स्टीरियो भी जस्टिफाई हो जाए, उस हिसाब से यही स्टेबल फॉर्म है। 1 3 की बात करें तो 1 पे अप और 3 पे अप मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल सकता है। 1 3 है ना, तो 1 पे ये भी इथाइल आपके पास अप आ जाएगा और 3 पे मिथाइल भी अप आ जाएगा, तो अप भी आ गया और साथ में दोनों इक्वेटोरियल भी आ गए। अच्छी बात है, ये तो इसकी सबसे स्टेबल फॉर्म है। अब इसके बाद आपको 1 2 पोजीशन पे देखना है और 1 2 पोजीशन पे दोनों अप रखनी है। सपोज ये आपने अप रखा है तो ये भी अप रखना है ना, इस हिसाब से आपके पास। तो अगर आपने ये अप मिथाइल माना है, सॉरी ये मिथाइल माना है, तो ये इथाइल रखेंगे। ऐसा नहीं कि जो दूसरी फॉर्म में बना रही थी वो नहीं बन सकती, बन सकती है, उसको भी मैं बना देती हूँ। उसमें क्या होगा, एक अप दूसरा भी अप, यहाँ होगा मिथाइल और यहाँ होगा इथाइल। फ़र्क क्या है कि इसमें जो ये बल्कि ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और इसमें जो ये बल्कि ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है। तो दोनों में जो स्टीरिक हिंड्रेंस या 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये हमारे पास होगा लेस स्टेबल। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ज़्यादा बल्कि ग्रुप होता है उसे हम कौन सी पोजीशन पे रखना प्रेफर करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दैट्स वाई इन दोनों की स्टीरियो अप 1 2 पोजीशन पे अप भी रहे, 1 2 पोजीशन पे भी रहे, तो उस हिसाब से सिर्फ यही स्टेबल कन्फर्मेशन बन सकती है, क्योंकि इसमें मैं बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन दिलवा रही हूँ विद इट्स डिफाइंड स्टीरियो केमिस्ट्री। 3 बातें हैं, अप है तो अप रहे, 1 2 है तो 1 2 रहे, और साथ में हो सके तो इक्वेटोरियल पोजीशन सबको मिल सके। अगर मिल सकती है तो, नहीं मिलती है तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि उससे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो सकती है। तो हमें स्टीरियो चेंज नहीं करनी, जैसी स्टीरियो हमें दी है उसको फॉलो करना है। देन 1 4 एक पे है अप और दूसरे पे है डाउन, आराम से हो सकता है। देखो यहाँ पे इथाइल अप तो इसकी 4th पोजीशन पे मिथाइल डाउन, आराम से बन सकता है। 1 4 भी हो गया, दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन भी मिल गई, इथाइल को अप और मिथाइल को डाउन भी मिल गया।
इट मीन्स ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में ही सबसे स्टेबल फॉर्म बना दो। जितनी भी फॉर्म्स आपको लगता है बन सकती है उन सबको बनाओ और कंपेयर करो जैसे हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो फिर सब में पता चलेगा कि आपको ये फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेगी, क्योंकि इसमें स्टीरियो भी जस्टिफाई होगी, जो इनकी पोजिशंस का रिलेशन था वो भी जस्टिफाई हो गया, एज वेल सबको इक्वेटोरियल पोजिशन भी मिल गई। तो इस तरीके से जो साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूटेड है, अगर मोनो है, डाई है, तब हेट्रो है या होमो है, विद स्टीरियो है या विदाउट स्टीरियो है, किस तरीके से मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ की जाती है, वो सब हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके साथ ही हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज़ इफेक्ट ऑफ पोलर ग्रुप ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। यानी अभी तक तो हम बात कर रहे थे जब सारे कार्बन एटम है सब्स्टिट्यूएंट वैसे ही हैं, बट अगर पोलर ग्रुप्स आ जाते हैं रिंग के अंदर या फिर एज सब्स्टिट्यूएंट, फिर उनकी कन्फर्मेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इस फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि रिंग के अंदर अब ऑक्सीजन एटम आ चुके हैं। तो जनरली हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसकी थर्ड पोजीशन के हाइड्रोजन को उससे दिक्कत होती है और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की वजह से वो कम स्टेबिलिटी शो करता है। बट अगर आपके पास यहाँ पे ठीक है, जैसे ये है और सपोज ये है, ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी रैदर देन सेकेंड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में अभी भी एक तरफ ऐसा हाइड्रोजन है जिसे इस मिथाइल की वजह से दिक्कत हो सकती है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। बट यहाँ क्या है कि अगर यहाँ से देखो 1 2 3 या 1 2 3 डैश, तो दोनों ही पोजीशंस पे अब कार्बन है ही नहीं, ऑक्सीजन है। और कार्बन होता तब उसके पास हाइड्रोजन होता, जिस हाइड्रोजन को दिक्कत हो रही थी। अब वो हाइड्रोजन ही यहाँ पे नहीं रहा है, तो इस सिस्टम में कोई मिथाइल की वजह से डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगी। ये बात का ध्यान रखिएगा, डाई एक्सियल इंटरेक्शन तभी देखने को मिल रही है जब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे मिलेगा, किसी सब्स्टिट्यूएंट के थर्ड पोजीशन पे एक्सियल पे हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 एक्सियल इंटरेक्शन है, बट इसमें कोई डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, दैट्स वाई स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती थी कि जब तक CH है उसकी एक्सियल और थर्ड पोजीशन पे, तभी तक स्टेरिक हिंड्रेंस है या डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। अगर उसे ही गायब कर दिया जाता है तो कोई डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगी, मॉलिक्यूल स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं जैसे सेकेंड की बात करूं तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी इसमें क्या है कि ऑक्सीजन अगेन रिंग में है। हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे हमें कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जिससे वो स्टेबिलिटी गेन करता है। इक्वेटोरियल पे एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होती, तो वो यहाँ भी सही बैठती है। दूसरी बात क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर एक्सियल पे होगा, दूसरा लोन पेयर इक्वेटोरियल पे होगा। तो जो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है वो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है अगर ये इक्वेटोरियल पे रहता है तो ऐसे सिस्टम में 2 बेनिफिट होते हैं कि एक तो इक्वेटोरियल पे रहने से इसकी एनर्जी कम होती है और दूसरा इसके इक्वेटोरियल वाले लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, दैट्स वाई ये इसकी स्टेबल कन्फर्मेशन मानी जाती है। अगर मैं थर्ड सिस्टम की बात करूँ तो आपने क्या पढ़ा है कि इक्वेटोरियल पे रखने चाहिए ना सब्स्टिट्यूएंट, बट यहाँ अगर 1,3 डायोल है तो 1,3 डायोल को एक्सियल पे रखना ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। पोलर ग्रुप्स में कुछ तो डिफरेंस आता है ना, दैट्स वाई उसको हम अलग से पढ़ते हैं। तो वो डिफरेंस यही है कि अगर हमारे पास 1 और 3 पोजीशन पे डायोल है तो उसे एक्सियल पे रखना ही स्टेबल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगेन देखने को मिल सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बाकी मॉलिक्यूल्स और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में हमें इक्वेटोरियल वाला प्रेफर करना है, बट जब ऐसा पोलर ग्रुप हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी तरीके से कर सकता हो तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ हो रही हो उसी फॉर्म को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। और फोर्थ में तो एक और नई चीज़ देखने को मिल गई कि अगर हम फोर्थ को बोट फॉर्म में रखते हैं तब ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। और सेम रीज़न क्या है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जब ये अपनी बोट फॉर्म में रहता है, जब अपनी बोट फॉर्म में रहता है तभी हमारे पास ये 1 और 4 पोजीशन में इंटरेक्शन देखने को मिलती है। अगर ये अपनी बोट फॉर्म में रहता है तभी 1 और 4th पोजीशन में इंटरेक्शन देखने को मिलती है। अगर हम इसे चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर देते तो 1 और 4 तो बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट होते, तो दैट्स वाई हम इसे चेयर फॉर्म में नहीं देखते हैं। सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? 1,4 डायोल बोट फॉर्म में, और उसके पीछे रीज़न अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मैं पोलर ग्रुप के इफेक्ट्स के थ्रू आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जब हेट्रो एटम प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कुछ पोलर ग्रुप्स में देखने को मिल सकता है, और अगर वो देखने को मिल रहा है तो जो नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं उन फैक्टर्स को भी वो डोमिनेट कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है और एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो कन्फर्मेशंस की बात जब भी आएगी आपने ध्यान देना है कि उसमें कोई पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है या नहीं, या बिना पोलर ग्रुप्स के हो रहा है। तो बिना पोलर ग्रुप्स के लिए आपने डिटेल्ड पहले पढ़ लिया, बट अगर कुछ पोलर ग्रुप्स हैं तो उसके लिए उसी कन्फर्मेशन को ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप इंटरेक्शन शो कर सकती है, जिससे सिस्टम में स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ऑल राइट, एंड दैट्स ऑल about the conformational analysis part in your syllabus. ठीक है।